हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम, जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 12 का जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका चैप्टर चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम लास्ट लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, उसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो आपका स्व प्रेरकत्व है उसमें किस तरीके से जो एक सिंगल कॉइल होती है, या आप कह सकते हैं एक सिंगल जो कुंडली होती है, ठीक है, उससे किस तरीके से हम जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसमें किस तरीके से जो आपका करंट है, ठीक है, जो आपकी धारा है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से उसमें धारा या करंट इंड्यूस होती है, और जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी जो आपका विद्युत वाहक बल है, किस तरीके से वो इंड्यूस होता है और वो किस तरीके से उस करंट के अगेंस्ट काम करता है या उस फील्ड के अगेंस्ट काम करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने ये देखा था बेसिकली जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किस में होता है, एक सिंगल कॉइल में, या आप ये कह सकते हो जिस कॉइल से या जिस कुंडली से हम मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें चेंज करते हैं, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, यानी जो आपकी चुंबकीय फ्लक्स है उसके चेंज होने से क्या होता है, आपकी करंट, ठीक है, यानी धारा इंड्यूस होती है, प्रेरक होती है, जिस कारण, या आप कह सकते हैं कि जो आपका विद्युत वाहक बल है वो उसमें प्रेरित होता है। किस वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक सोलेनॉइड की, ठीक है, कि किस तरीके से जो आपका सोलेनॉइड होता है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरकत्व होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जो आपका सोलेनॉइड होता है उससे हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। क्या करेंगे, जैसे कि आपका ये सोलेनॉइड है, इससे हम करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, धारा फ्लो कराएंगे, जिसे हम आई मानते हैं। जो आपका ये सोलेनॉइड है इसकी हम लेंथ L मान के चलते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, N टर्न्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N टर्न्स है। जो आपका ये सोलेनॉइड है इससे जब हम करंट को, ठीक है, यानी कि धारा को जब हम इससे पास करवाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, आप जानते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब एक धारा को किसी एक चालक से, ठीक है, किसी एक चालक से पास करवाते हैं या वहां उससे क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है, वो उससे क्या होता है, फ्लो होता है या प्रवाह करता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जब वो प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से ही आपका मैग्नेटिक या चुंबकीय फ्लक्स वो उत्पन्न होता है। तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, वो किस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो, जो आपका करंट है उसके फ्लो को चेंज करके, यानी जो आपकी धारा है उसके प्रवाह को चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसको आप चेंज कर सकते। तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा, यानी जो आपका ये सोलेनॉइड है जिससे आप धारा को प्रवाहित करा रहे हो या करंट को फ्लो करवा रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स
जो प्रोड्यूस होगा या उत्पन्न होगा, और करंट के चेंज करने से जो आपका वो चुंबकीय फ्लक्स है या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, जिस कारण जो आपका ये सोलेनॉइड है यानी जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा यानी प्रेरित होगा। ठीक है, आपका एक ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा यानी ईएमएफ इसमें प्रेरित होगा। जो ये ईएमएफ होगा, जैसे कि आपने लेंस लॉ में पढ़ा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बेसिकली किसके अगेंस्ट काम करता है, किसके विपरीत काम करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है या उत्पन्न हुआ है। तो इस जो आपका ये सोलेनॉइड है इसमें भी जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, वो इसमें बह रही जो धारा है यानी विद्युत धारा है या आप कह सकते हैं जो आपकी करंट है आई, उसके अगेंस्ट ये जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है यानी जो आपका विद्युत वाहक बल है जो इसमें प्रेरित हुआ है वो इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत काम करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो जो आपका ये सोलेनॉइड है जिससे हमने करंट फ्लो करवाया है, जैसे कि माना है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है और लेंथ क्या है, l है। अब हम बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ठीक है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लेते हैं a, ठीक है, जिसका वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल का जो वेक्टर होगा इसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि आपने क्या किया है, इसमें से करंट विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित कराई है, यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिकल जो आपकी करंट है वो आपने इस सोलेनॉइड से फ्लो करवाई है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बी प्रोड्यूस होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये इससे हम ये समझते हैं कि किस तरीके से जो आपका ये सोलेनॉइड है इसमें सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरकत्व हो रहा है। अब हम ये जानते हैं कि आपने ये अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जो बी होता है यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई। इसमें जो हमारी n है, ठीक है, जो आपका स्मॉल n है, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल N अपॉन L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन आपकी जो सोलेनॉइड है उसकी लंबाई। ठीक है, यानी स्मॉल n जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली जो आपका स्मॉल n है, ठीक है, वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को दर्शाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे जो आपकी b की वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में इसमें से वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हमारी जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट n अपॉन L I। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास b यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आई। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स, यानी जिसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। आप ये जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, यानी हम नंबर ऑफ टर्न्स को कंसीडर कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें n इस तरीके से लगा दें। ठीक है बच्चों, हम इस तरीके से इसे फॉर्मूले को सोलेनॉइड के लिए इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका B डॉट A होता है वो बेसिकली BA
कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपका फॉर्मूला इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका थीटा जो होता है वो आपका बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर जो है इसके बीच का एंगल होता है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो एरिया का वेक्टर है या एरिया वेक्टर जो है उसकी दिशा, ठीक है, ये आपका एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी इस डायरेक्शन में ये आपका एरिया वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी भी फ्लो कर रहा है। तो हम ये जानते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी और जो आपका एरिया वेक्टर है, इन दोनों की दिशा क्या है, सेम है, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो वो एंगल कितना है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए कॉस 0 डिग्री। तो हम ये जानते हैं, ठीक है, कि जो आपका कॉस 0 डिग्री होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आपकी जो फाई है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू आपकी एन बी ए के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें एन बी ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 3 मानेंगे। अब हम इस इक्वेशन में जो आपकी b की वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू एन म्यू नॉट एन अपॉन एल आई इंटू ए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, यानी फाई की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, यानी जिसे हम L से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई के। आप ये जानते हैं कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसे हम L से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फाई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये निकाली है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल और नीचे आपके डिनोमिनेटर में भी आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आई से आई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो आपकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आपकी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल ये आ जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 5। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। बेसिकली यहाँ पे जो म्यू नॉट है, ठीक है, जो म्यू नॉट है वो परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसी स्पेस की बात कर रहे हैं जो या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। अगर हम इसे किसी एक मटेरियल में रख देते हैं, जैसे कि जो आपका सोलोनॉइड है उसको हम किसी मटेरियल के अंदर रख देते हैं, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो फॉर मटेरियल यानी अगर हम जो सोलेनॉइड है उसको किसी ऐसे मटेरियल के अंदर रख देते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें, उसको हम सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं अगर, तो जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है
वो हमारा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जिसमें आपका म्यू जो होगा वो आपका परमेबिलिटी उस मटेरियल के लिए हो जाएगी। तो इन जो ये आपका फॉर्मूला फाइनली आया है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो कौन सा मटेरियल उसके अंदर यानी एज अ कोर, उसके कोर में हमने किस तरीके का मटेरियल रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो आपका सोलेनॉइड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड के ज्यादा है तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस यानी उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। अगर एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर ज्यादा है तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन आप देख सकते हैं जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस है वो लेंथ के साथ क्या होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। यानी अगर लेंथ कम है तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, और अगर लेंथ ज्यादा है सोलेनॉइड की तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, जो आपका सोलेनॉइड है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी विद्युत वाहक बल जो है आपका वो इसमें प्रेरित होगा, ठीक है, आप ये जानते हैं। तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा इसके अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि जो आपकी करंट है इसके अगेंस्ट वो काम करेगा। तो हम ये निकालते हैं कि बेसिकली वो कितना इसके अगेंस्ट काम करेगा। वर्क नीड टू बी डन, ठीक है, जो आपका वर्क होगा ईएमएफ के अगेंस्ट वो कितना होगा वो हम इस तरीके से निकालेंगे, dw अपॉन dt इक्वल्स टू आपका होता है वर्क नीड टू बी डन dw अपॉन dt, आपका E मतलब जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ इंटू आई इसके बराबर होता है। अब हम इसमें जो आपका ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ है, हम ये जानते हैं फैराडे के सेकंड लॉ से कि जो आपका ई होता है यानी जो आपका ईएमएफ है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो हम यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे इनटू आपका आई, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आपका करंट होता है, ठीक है, आप ये जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आई, अब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, dw अपॉन dt इक्वल्स टू एल आई और एक आपके पास di अपॉन dt। तो इस तरीके से आपको आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं हमने क्या निकाली, dw की वैल्यू निकाली इस तरीके से, dw अपॉन dt इक्वल्स टू आपका आया एल आई डी आई बाय dt, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आपकी आई थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास w की वैल्यू आएगी जो कि इंटीग्रेशन होगी dw का, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 टू आई एल आई डी आई। तो आपके पास इस तरीके से
ये वैल्यू आएगी। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास जो W है, तो आपका वर्क डन है, ठीक है, जो EMF के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है वो बेसिकली कितना आएगा, हाफ LI², यानी इतना वर्क करना पड़ेगा EMF के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, हमने इसे समझा और हमने इसकी वैल्यू निकाली कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, और हमने जो EMF के द्वारा जो वर्क या EMF के जो अगेंस्ट हम वर्क करेंगे वो हमने निकाला कि किस तरीके से हम EMF के अगेंस्ट काम करेंगे या वर्क करेंगे। तो अब हम चलते हैं AC जनरेटर की तरफ, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो जो आपकी AC जनरेटर है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक AC जनरेटर। तो जो आपका AC जनरेटर होता है वो क्या होता है, जो आपका AC जनरेटर होता है वो एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है, वो एक ऐसी मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, यानी जनित्र यंत्रिका, ठीक है, ये एक ऐसी, ठीक है, जो आपका ये जनरेटर है वो ऐसी मशीन होती है, ठीक है, वो एक ऐसी जनित्र जो होती है वो एक ऐसी मशीन होती है, यानी जो आपके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो एक ऐसी, ठीक है, यंत्रिका है, मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बेसिकली जो आपका AC जनरेटर है, ठीक है, प्रत्यावर्ती जनित्र है, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो क्या होता है, वो एक ऐसी मशीन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। जो आपका AC जनरेटर होता है वो क्या करता है, जो आपका इनपुट सप्लाई होता है, बेसिकली क्या दे रहे हैं आप उसे क्या देते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जो कि आप AC जनरेटर को सप्लाई करते हैं। किस तरीके से, आप स्टीम टरबाइन के थ्रू, ठीक है, जो आपके स्टीम टरबाइन होती है उनके जरिए, और जो आपका कंबशन इंजन होता है यानी दहन इंजन होता है उसके माध्यम से आप मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को AC जनरेटर को प्रोवाइड कराते हैं, उसको इनपुट करते हैं, देते हैं। आउटपुट में क्या निकलता है या आपको रिजल्ट क्या मिलता है, उसका जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, आपको ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, यानी आपको विद्युत ऊर्जा मिलती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। यानी जो आपका AC जनरेटर होता है बेसिकली आप उसे क्या करते हो, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा आप उसे देते हो जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो आप उसमें मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा जो देते हो वो किस फॉर्म में देते हो, स्टीम टरबाइन के थ्रू देते हो, गैस टरबाइन हो गया आपका, कंबशन इंजन हो गए, इनके माध्यम से आप उसे यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और जो वो आपको एज अ आउटपुट या आपको जो वापस मिलता है वो बेसिकली ऑल्टरनेट करंट मिलता है, ठीक है, ऑल्टरनेट वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में आपको, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली AC जनरेटर होता क्या है। जो आपका AC जनरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि इसमें मैग्नेट्स होते हैं दो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट्स के, जो कर्व फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कर्व फॉर्म में, कॉन्केव फॉर्म में इस तरीके से कटे हुए। इसके बीच में आप ये देख सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक वायर रखी गई है, और ये स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस, ठीक है, जो आपका स्प्लिट रिंग और ब्रश है उससे कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या है, एक
जो है स्ट्रक्चर है आपका एसी जनरेटर का, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का ये क्या है, एक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका सिद्धांत यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जो आपका एसी जनरेटर होता है बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस थ्योरी पे ये काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जब आप किसी भी कॉइल को, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि जिसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा होता है, तो क्या होता है उस वायर में या उस कॉइल में, ठीक है, उस कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, यानी विद्युत धारा प्रेरित होती है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, आपका जो ईएमएफ होता है वो इंड्यूस होता है या प्रेरित होता है। तो ये इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो। तो इस थ्योरी के ऊपर ही जो आपका एसी जनरेटर है वो क्या करता है, काम करता है। जो आपका एसी जनरेटर होता है उसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका फील्ड या आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आपका आर्मेचर, ठीक है, तीसरा आपका ब्रशेस और चौथा आपका स्लिप रिंग या सर्पी वलियों यानी स्लिप रिंग्स होते हैं। जैसे कि अभी हम इस स्ट्रक्चर को देख के समझ रहे थे, मैंने आपको इसको बताया था कि इसमें आपके 2 मैग्नेट्स हैं। बेसिकली ये क्या है, आपकी मैग्नेट्स है जो कॉनकेव फॉर्म में कट किए गए, और आपके पास बीच में एक रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड है, आपके स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, जो आगे ब्रशेस से कनेक्टेड है और जो कि आपके लोड से आगे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये पार्ट्स है एसी जनरेटर के, जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है। पहला आपका है फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं या क्षेत्र की फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं मैग्नेट्स की। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका एसी जनरेटर है उसमें क्या है, 2 मैग्नेट्स हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 मैग्नेट्स हैं और ये कॉनकेव फॉर्म में इस तरीके से कर्व फॉर्म में कट हो रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कर्व फॉर्म में कट हो रखे हैं। तो बेसिकली जो ये आपके 2 मैग्नेट्स हैं, आप ये जानते हैं ये क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेंगे या उत्पन्न करेंगे, जिस कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो। जब हम फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं और जो उसका इन्फ्लुएंस है यानी उसका जो प्रभाव है यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी हम बात करते हैं। अब सेकंड आपका आर्मेचर है। बेसिकली आर्मेचर क्या होता है, जो आप ये बीच में रेक्टेंगुलर फॉर्म में वायर देख रहे हैं इसे हम आर्मेचर कहते हैं। इसमें जो ये वायर है वो किसी मटेरियल के थ्रू, ठीक है, जो आपका मटेरियल है जैसे कि आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, उसमें क्या किया गया है, वायर को लपेटा गया है, तो इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर यहाँ पे किसी एक हैंडल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये आर्मेचर पीछे से इधर की साइड एक हैंडल से कनेक्ट होता है, जिससे हम इस आर्मेचर को घुमा सकते हैं या आप कह सकते हैं रोटेट कर सकते हैं। तो आपका आर्मेचर बेसिकली ये हिस्सा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रशेस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके स्लिप रिंग्स है
उससे आपके ब्रशेस कनेक्टेड हो रखे हैं, जो आगे वायर के थ्रू, ठीक है, यानी तारों के थ्रू एक लोड, ठीक है, आपका जो लोड है, ठीक है, उससे क्या है, कनेक्टेड है। यानी किसी अप्लायंस या किसी इंस्ट्रूमेंट से आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, यहाँ पे आपका कोई भी लोड हो सकता है, आपका गैल्वेनोमीटर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये ब्रशेस के थ्रू, मतलब जो इससे वायर है कनेक्टेड है, वो ब्रशेस के थ्रू जो आपका स्लिप रिंग है उससे कनेक्ट होती है। फोर्थ आपका है स्लिप रिंग्स। फोर्थ आपका स्लिप रिंग्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके ब्रशेस हैं वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और जो आपकी स्लिप रिंग है ये आपके आर्मेचर से कनेक्टेड है। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट ही जो आपका ये आर्मेचर है इसको किसी लोड से वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, हमने इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेस का यूज क्यों किया? सो बेसिकली हमारा जो स्लिप रिंग और ब्रशेस है उसका यहाँ पे हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसको, यानी जो आपका ये आर्मेचर है, इसे रोटेट करेंगे, इसे मूव कराएंगे, ठीक है, इसको रोटेट करवाएंगे, तो क्या होगा, अगर जो आपका ये आर्मेचर है वो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि इसको मूव होने में प्रॉब्लम हो, या कह सकते हैं हम जैसे जैसे ये आर्मेचर मूव करेगा, ठीक है, घूमेगा, ठीक है, रोटेट करेगा या घूमेगा, मूव करेगा, तो क्या होगा, इसका जो आपका ये वायर्स है इससे जो कनेक्शन है वो छूट जाए या कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ईज करने के लिए, यानी उसको आसान करने के लिए, यानी आर्मेचर का रोटेशन इजी करने के लिए हमने यहाँ पे स्लिप रिंग और ब्रशेस का यूज किया है, ताकि जब आपका आर्मेचर रोटेट हो यानी घूमे तो जो आपकी स्लिप रिंग या ब्रशेस हैं वो इजीली जो है उसके थ्रू ये इजीली आपके लोड से कनेक्टेड हो, यानी आप वायर के थ्रू लोड से कनेक्टेड रहे। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर की वर्किंग की, यानी जो आपका एसी जनरेटर होता है वो बेसिकली काम कैसे करता है। हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसमें आप क्या करते हो, आप ये जानते हो कि जो आर्मेचर होता है वो एक हैंडल से कनेक्टेड होता है। तो जब आप इस आर्मेचर को, ठीक है, इसको घुमाते हो हैंडल के थ्रू या हैंडल के माध्यम से, जब आर्मेचर को आप घुमाते हो तो क्या होता है, आप ये जानते हो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब आप आर्मेचर की हेल्प से इसे घुमाते हो तो जो ये आपका कंडक्टर है, यानी जो आपका आर्मेचर है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, क्योंकि आपका आर्मेचर रोटेट कर रहा है या घूम रहा है। इस कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो करंट है, यानी जो आपकी धारा है, वो इसमें प्रेरित होती है, और वो इस दिशा में इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती है या प्रवाहित करती है, और इस तरीके से वायर के थ्रू ये लोड से पास होती है, और जो आपके ब्रशेस हैं और स्लिप रिंग्स है इसके थ्रू ये दूसरे आर्म्स तक पहुंचती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें जो आपका इंड्यूस्ड करंट है उसका फ्लो या उसका प्रवाह होता है। इसकी आगे की थ्योरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया सोलेनॉइड के लिए वो आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको एसी जनरेटर यानी ऑल्टरनेट करंट जनरेटर जो हम अभी पढ़ रहे थे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। उसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।